नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम टीवी इंडिया न्यूज़। मेरा नाम हेमेंद्र है और आप जिससे हम बात करने वाले हैं वो हैं प्रदेश के संगठन मंत्री एकता अग्रवाल जी। तो नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी नमस्कार मैम जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी आप जिस अधिवक्ता के साथ साथ आप प्रदेश का जो संगठन है उसे भी संभाल रहे हैं, तो कैसा क्या लगता है कि एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है उसे निभाने में मजा आता है या एक ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी है? नहीं देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र को प्रथम मान के काम करती है। तो राष्ट्र को प्रथम मान के जब जो भी काम किया जाता है तो उसमें डेफिनेटली मज़ा ही आने वाला है और जिम्मेदारी का बोध तो है ही, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं जनता के लिए और पार्टी के साथ जुड़ के और एक दायित्व के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो दुगनी हो जाती है। वैसे कहता है ना कि एक चीज और है कि सबको एक चीज बहुत ज्यादा है कि बीजेपी कहीं पे हार नहीं रही है, हर जगह विजय पे विजय। अभी आपके महाराष्ट्र के अंदर भी आपने बहुत अच्छी सीटें लेके आए, जो कि एक कह रहे थे कि जब चुनाव की बातें थी तो भी कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी राजस्थान में तो आपने देखा कि जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छी जो चीज़ है ना कि कोई भी कार्यकर्ता कहीं तक पहुंच सकता है, वो हमारे सीएम का एक उदाहरण है ही। जी तो लगता है आपको कि मुझे कुछ और भी पद मिल सकता है? जी देखिए, हमेशा हम लोग इस विचारधारा के साथ करते हैं। पार्टी में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है ना, उसमें कोई पद नहीं होता, एक दायित्व बोध होता है और दायित्व होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे पहला दायित्व है वो एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं, तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने यहाँ तक की यात्रा की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की जो अपेक्षा होती है उसको ध्यान रखते हुए और उसका जो योगदान पार्टी में और समाज में हो सकता है उसका ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारी देती है। तो मुझे आज तक जो भी जिम्मेदारी दी मैंने उसका निर्वाह किया और अगर आगे भी देगी तो मैं वैसे मैंने एक चीज और देखी है मैम, जब भी हम बात करते हैं आम लोगों से बात करते हैं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें पता नहीं है कि आम आदमी कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये कितनी एक ऐसा लगता है कि हाँ सच में आम लोगों को इतना भरोसा हो चुका है कि हम भी सीएम बन सकते हैं या कोई मंत्री या कोई कुछ भी हमें पद मिल सकता है कि हम आम हैं तो भी। तो क्या बीजेपी ऐसा भरोसा दे चुकी है लोगों को? जी बीजेपी तो पूरा भरोसा दे चुकी है, क्योंकि देखिए हमारी जो पार्टी की जब शुरुआत हुई तब से ही हम कोई परंपरावादी या परिवारवादी पार्टी है नहीं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो एक चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और अभी रिसेंटली 2 साल से जो हमारे राजस्थान के मुख्य हैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे और एक दायित्व के साथ उन्होंने 3 बार भाजपा के संगठन में काम किया, बहुत ही निष्ठा के साथ। वैसे और निष्ठा का परिणाम अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी आप देख सकते हैं, हरियाणा भी देख सकते हैं, एक जो नॉन फेस थे, मतलब माना ही नहीं गया था कि ये भी आ सकते हैं। तो उसे और दूसरी बात गुजरात का एक उदाहरण हम इसलिए मान सकते हैं कि जो चेहरा था वो मोदी जी का था वहां पे, मगर ये बातें ये चलती थी कि उनके बाद क्या, उनके बाद क्या। तो ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि उनके बाद भी अच्छे सीएम गुजरात को भी मिले, राजस्थान को भी मिले और अभी काम भी हो रहा है। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप महिलाएं हैं, महिला के लिए बहुत सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट लेके आती है, तो ऐसी कौन सी योजना है जिस पे अभी फिलहाल में आप काम कर रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने जो सबसे पहले काम किया सरकार में आते ही, वैसे तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले जो जिन्होंने अपने 2 टेन्योर में महिलाओं को प्रथम मानते हुए महिला सुरक्षा के लिए काम किया। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली, जिसमें आप उज्ज्वला देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए और महिलाओं के आर्थिक पंख लगाने के लिए आप देखिए कहाँ कहाँ महिलाएं स्टार्टअप में नहीं आ रही। आप 10 साल से पहले का सीन देख लीजिए और आप महिलाएं निकल के आ रही है। तो इस छोटे लेवल पे उनको लोन देना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम मोदी जी ऑलरेडी कर रहे थे। राजस्थान में जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तो वो भी मातृशक्ति को प्रथम मानते हुए उन्होंने प्रेरणा लेकर के काम करना शुरू किया। और आप देखिए, हम जब पहले विपक्ष में थे और मैं कहती हूँ कि मैं महिला हूँ तो महिलाओं का दर्द मुझे लगता है मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो हम 2 साल पहले जब कांग्रेस में थे तो हम रोज देखते थे कि अखबार बलात्कार की घटनाओं से भरा होता था, हम कहते भी थे और लोगों को ऐसा राजस्थान फील भी होने लगा था कि राजस्थान बना रेपिस्तान कांग्रेस के काल में। लेकिन आप देखिए 2 साल में आप सबको बहुत ही महिला सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान कितना सेफ दिख रहा है, वो हमसे अब देख रहे हैं, कोई भी चीज छुपी भी नहीं है। महिला अपराध के जो आंकड़े हैं वो आप देखिए पिछले 2 साल की तुलना में
कम से कम उसमें 15% की कमी आई है। और महिलाओं के लिए किस प्रकार की योजनाएं हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली हैं वो सभी जानते हैं। तो महिलाओं की दृष्टि से एक सम्मानित राजस्थान हो, सुरक्षित राजस्थान हो, ऐसी हम सबकी प्रेरणाएं हैं और हम ऐसा दिशा में काम ये एक चीज और थी कि जैसे आपने कहा कि रेगिस्तान बोला जाता था, ये बात मुझे भी मालूम है, क्योंकि हमने एक चीज और नोट की है, वो ये थी कि जो टेररिस्ट अटैक थे वो बहुत ज्यादा होते थे उस वक्त में, मगर मोदी जी के आने के बाद में वो कम हो गए। वहीं पे हम बात करें कि सुरक्षा के भावना से भी बहुत अच्छा हुआ है, सेना भी जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुई है हमारी। मगर महिलाओं की शक्ति की बात करें या उनके लोन की बात करें तो एक बहुत अच्छे जो मेरी तरफ से जो मैंने देखा है वो ये है कि SC/ST की जो महिलाएं थी उन्हें 1 करोड़ तक का लोन हो रहा है। बट मुझे एक चीज बहुत इसमें खटकती है, वो ये खटकती है कि बहुत सारे लोग इसमें लोन में फाइल भी लगाते हैं, बहुत सारे लोन ये भी करते हैं, मगर उनके पास नहीं होते। तो क्या दिक्कत है कि गवर्नमेंट यदि SC/ST की महिलाओं को लोन दे रही है या MSME को लोन दे रही है, मगर मैंने बहुत लोगों से बात की है और मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे लोगों की बातें हैं, वो कहते हैं कि 10 फाइल लगेगी तो सिर्फ 2 फाइल पास होती है, 8 नहीं होती है, बाकी इसमें गारंटी भी नहीं होती है। तो ऐसे क्या दिक्कत है, ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की कोई मतलब चीज ऐसी है? देखिए, सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि निष्पक्ष भाव से काम किया जाता है और बैंक का भी अपना एक प्रोसेस होता है, तो उसके अंतर्गत काम किया जाता है। कहीं अगर इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आती है कि कहीं इस तरह का भेदभाव हो रहा है या कोई करप्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है इस तरह के जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वो हमारे कंसर्न जितने भी पार्षद हैं या हमारे MLA हैं, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उन तक पहुंचे या हमें बताएं, तो मुझे लगता है कि हम उसका बेहतर समाधान सरकार में रहते हुए कर सकते हैं। एक छोटी चीज एक और है कि मैम जो महिलाएं हैं उन्हें स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने कर रखी है। बाकी क्या होता है कि हम गांव-गांव जब जाते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, तो हमें एक चीज जो है ना कि जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो महिलाएं जिस चीज से दिक्कत होती है, जिन चीज से वो पर्सनली जो उनको चीजें होती है जो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके लिए उन लोगों को जागरूक नहीं किया जाता, उन्हें बताया नहीं जाता कि वो उस तरीके से, क्योंकि पहले बहुत सारे NGO ऐसे काम करते थे, चलते थे और करते थे, मगर अभी फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि नारियों को, जो महिलाएं हैं, उनको इन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं फैल रही है। तो ये क्या कारण हो सकता है कि हम महिलाओं को जो जागरूकता के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम चलाए, क्योंकि आप मंत्री हैं, संगठन मंत्री है, तो आप महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम जो हमारी राजस्थान सरकार करना चाहे? जी, आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर इस तरह की कहीं कमी आ रही है तो हमारी एक महिला मोर्चे पे टीम पूरे जिलों पे, प्रदेश स्तर पर बनी होती है, मंडल में भी, बूथ तक भी बनी होती है। तो अगर इस तरह की कहीं हमें समस्या आ रही है, और अभी आपने कल ही देखा कि हमारी जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगी, गांव-गांव जाएंगी, ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। तो इस तरह की समस्याएं महिलाओं को ना आए, और आ रही हैं तो उसका निदान किस प्रकार से हो सरकार के साथ रहते हुए, इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और आपने जैसे सही कहा, स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं, NGOs है, उनको साथ लेकर के भी हम इस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो महिलाओं की स्वास्थ्य है, क्योंकि देखिए महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको लेके हम अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उनसे जो लाभान्वित जो लोग हैं, ऐसा हम भरपूर प्रयास करने जा रहे हैं। एक चीज और है मैम कि देखिए कि हम लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा महिलाओं को लेकर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, आप तो बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, ठीक है, महिलाओं के लिए बातें कर रही हैं और कर रहे हैं। क्या हम आने वाले वक्त में MLA की सीट है या संसद के अंदर जो महिलाओं का जाना है, लोकसभा या राज्यसभा में, क्या हम देख सकते हैं कि राजस्थान ऐसा कोई बदलाव करेगा कि सबसे ज़्यादा महिलाएं, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो राज्यसभा में जाएगी, लोकसभा में जाएगी, या फिर MLA बन के चुनाव कर, मतलब असेंबली में जाएगी और वहाँ पे अपनी शक्ति को बताएगी? क्योंकि नारी शक्ति अभी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आई, उससे पहले भी बहुत सारी सरकार, और एक ऐसी सरकार जो आजकल धरातल हील हो रही है, कांग्रेस पार्टी, वो विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन वो ऐसे बहुत समय आया जब वो बहुमत पे थी, हम महिलाओं को लटकाया गया, भटकाया गया और कहा गया कि महिला आरक्षण देंगे देंगे देंगे, लेकिन दिया नहीं गया। और जैसे कि मोदी जी जाने जाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा महिला आरक्षण लागू होगा,
उन्होंने महिला आरक्षण को लागू किया। और राजस्थान की दृष्टि से आप बात करें तो आप देखिए, क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रदेश मंत्री के रूप में, बिल्कुल। तो हमारे संगठन में भी 33% महिलाएं इस बार ली गई हैं। तो शुरुआत तो यहीं से हो गई है और मुझे लगता है आने वाले समय में हम अपनी जो बात है उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। एक चीज जो गहलोत जी जो कहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो महिला है वो तो पूर्व सीएम जो वसुंधरा राजे जी थी वो थी, बोले उनको हटाया गया और महिलाओं की ताकत की बात करते तो उन्हें हटा के, क्योंकि एक कहते हैं ना कि उनका तो कहते हैं कि चिंगारी फेंकना है, आग लगना काम है, मगर भाजपा ने इसे भी संभाला है कि आग नहीं लगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बेटर सीएम कौन है, अभी के भजनलाल जी? गहलोत जी ना खत्म हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। उनके ट्वीट या उनकी बातें उनकी पार्टी ही नहीं सुनते। अभी देखिए किस प्रकार की बातें की उन्होंने। और वसुंधरा जी हमारे प्रेजेंट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद संभाल रही हैं और पहले 2 बार सीएम रह चुकी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं दिया गया, उन्होंने एक बहुत ही भरपूर सक्षम नेतृत्व यहाँ पर किया है। और भजनलाल जी भी, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में आए थे वो मुख्यमंत्री में, लेकिन आज वो जन जन के प्रिय नेता बन गए हैं, जन जन के। वैसे कांग्रेस के एक और नेता है जो कि गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बोला कि पर्ची से सीएम तो निकाला गया मगर जो डिप्टी सीएम है वो पर्ची से क्यों नहीं निकाला गया, वो क्यों चुने गए? मतलब आपको यदि सब कुछ निकालना है तो पर्ची से ही निकालो, यदि यही परंपरा है तो। मतलब वो कांग्रेस का जो चीज है, वो जो कांग्रेस को देखते हैं वो बीजेपी को ये सलाह दे रहे हैं कि अब पर्ची से ही सब कुछ होगा। तो क्या ये पर्ची वाला सिस्टम ही होगा अपने राजस्थान में? देखिए कोई पर्ची से चयन नहीं हुआ पहली बात तो। और वो डोटासरा जी जो परिवारवादी पार्टी से आते हैं और उनके यहाँ पप्पू और राहुल गांधी से आगे पीछे कुछ उनको दिखता नहीं है, उनकी पार्टी को दिखता नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी विडंबना है ये। वो बड़े इसमें पीड़ा में रहते हैं कि हम परिवारवाद से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो चयन जो होता है वो कार्यकर्ता का होता है। उसमें ये मैंने आपको पहले कहा, जो कार्यकर्ता का दायित्व होता है सबसे बड़ा होता है। तो एक पर्ची वर्ची वाली कोई बात नहीं है, चयन है, सक्षम नेतृत्व का चयन हुआ है। और हम सब कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो इस चयन से बहुत ही खुश हैं। तो मैम जहाँ तक देखा जाए, जैसे धर्म की पार्टी भी बोला जाता है, इसे धार्मिक पार्टी, तो अभी तक जो भी काम हुआ है राम मंदिर से लेके हर चीज़ धर्म के ऊपर काम हुआ है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे मंदिर जो है, जो मंदिरों का काम है वो नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे धर्मार्थ ट्रस्ट भी बन चुके हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अंडर है जिनका पूरा काम धाम गवर्नमेंट देखती है, मगर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे जो गंदगियाँ हैं जो उनको एक तरीके से समाप्त हो चुके हैं वो मंदिर, तो उनका जो पुनर्निर्माण जो है वो क्या सरकार सोचती ही करना है? जी, क्योंकि हम बहुत ही गौरव के साथ कहते हैं कि भारत एक सनातन धर्म वाला देश है और हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सनातन धर्म को मानते हैं और सिर्फ मानते ही नहीं, हिंदू जीवन को जीते भी हैं। तो हमारी पार्टी, जैसे कि हमने कहा और हमारे पूरे देश ने देखा, हम सब ने तन मन धन से हमारे जो राम लल्ला जी विराजमान हुए अयोध्या में भी, और उसी की तर्ज पर यहाँ पर जितने भी हमारे मंदिर हैं, हमारी आस्था का जो केंद्र है, उनका पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है। और कहीं ऐसा विषय आता है कि कहीं गंदगी है या कहीं देख रेख की जरूरत है तो वहाँ काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी झुंझुनू की जो बावड़ियाँ हैं, सीकर की जो बावड़ियाँ हैं और जो उनकी हवेलियाँ हैं, उनको संरक्षण का भी काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातन धर्म के लिए और इस तरह के हमारे जो मंदिर पुनर्निर्माण के लिए भी पूरी तरह कार्य कर रही है। एक चीज जो बार बार कांग्रेस है या जो भी विपक्ष है वो बहुत ज्यादा आरोप लगाता है वोट चोरी का। क्या बीजेपी वोट चोर है? देखिए, तथ्यहीन, धरातल विहीन और मुद्दाहीन कांग्रेस जो है वो इस तरह की बचकानी बातें करता है। ये सबने ही, जो भारत की जनता है, उन्होंने देख लिया। जब वो अंता में चुनाव जीतते हैं राजस्थान में, तब वो वोट चोरी को ध्यान नहीं आती। अगर वोट चोरी होती तो हम अंता में चुनाव क्यों हार जाते? या फिर और किसी स्टेट में, वैसे तो उन्होंने सारे स्टेट खो ही दिए हैं, लेकिन जब उन्होंने और स्टेट में 1-2 जगह वो बचे हैं पंजाब में, तब वोट चोरी कहाँ जाती है आप बताइए? क्योंकि
जो कांग्रेस आम है। आदमी पार्टी भी लगाती है इल्जाम जो है उस तरीके का। जी, कांग्रेस ही नहीं, बहुत सारे विपक्ष जो है वो इसी चीज में लेके आपके पीछे पड़ा हुआ है कि इतना चुनाव तो नहीं जीत सकती बीजेपी, कहीं ना कहीं वोट चोरी होती है, ईवीएम हैक होते हैं, मतलब इस तरीके के जो आरोप है वो बहुत ज्यादा अब लगाने लग गए हैं। तो इसका जो कारण है वो उनका डर है, या कि क्या चीज़ है कि जनता का ज़्यादा भरोसा आप पे है, या उनका डर ये चीज़ है कि वो जनता को इस तरीके से आपसे कहते हैं कि फालतू की बात करना वो कर रही है। जी, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। तो वो उनका जो डर है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसकी सरकारों के प्रति जो जनता का विश्वास बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है और उनका धरातल हिलता जा रहा है, तो इसको वो लेकर वो इस तरह की तथ्य विहीन बातें करते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी राष्ट्र प्रथम की धारणा के साथ काम करते हैं और सेवा कार्य, मुझे लगता है कि पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है और देश को और धर्म को, एक राजनीति को धर्म मान करके वो सेवा कार्य कर रहे हैं। और कितने सारे परिणाम हमने देखे। हम अखंड भारत की बात करते थे कि भारत अखंड होगा, अखंड होगा, लेकिन हमारे अगर धारा 370 लगाई और काम किया तो वो मोदी जी ने किया। तो ऐसे देश को प्रथम मान करके काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास बन रहा है, उससे सारा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस तरह की तथ्यहीन। और हम जो राजस्थान में देख रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल परसों की बात है कि एक बीएलओ जो थे वो मतलब आरोप लगाते हैं कि मुझे भाजपा के लोग बहुत मतलब भाजपा की तरफ से, या वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं काम करने के लिए, बहुत मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कि भाजपा ऐसा काम कर रही है, भाजपा के लोग ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस इस बात को बार बार उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए कि उसका वीडियो वायरल है। जैसे बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई और उन्होंने भी बताया कि ये सब फेक है, ये कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से बोल रहे हैं, भाजपा का नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की। और आप देखिए, ये जो वायरल हुआ वीडियो, ऑडियो जो वायरल हुआ, उसमें देखिए वो व्यक्ति जो कि मुझे लगता है किसी तरह के प्रेशर में है या किसी तरह से पीड़ित है, जिसमें आके वो मानसिक दबाव में आके इस तरह की पीड़ा जो कांग्रेस की साजिश है उसके अंतर्गत वो बोल रहे हैं। तो वो पीड़ित तो भाजपा से है ना? नहीं, पीड़ित भाजपा से नहीं, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। और आप देखिए किससे बात कर रहे हैं, वो जो कांग्रेस के पार्षद है, शायद जो मुझे जानकारी मिली है, सुरेश सैनी जी, उनसे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अगर इस तरह की बातें हैं तो राजस्थान में सिर्फ एक ही केस क्यों आया? ये तो लोकतंत्र है ना, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। तो इस तरह का पहला केस क्यों आया? तो इस तरह की साजिश करने से, या हमारे जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग जो है उस पे संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करना, कांग्रेस पार्टी अपनी ही जो उनकी विश्वसनीयता है उस पर एक दाग लगा रही। एक वो लाल डायरी भी उठा था विषय, अभी वो लाल डायरी कहाँ है? भाजपा ने ले ली या किस तरीके से? वो लाल डायरी का क्या किस्सा है? देखिए, उस लाल डायरी में, तथाकथित लाल डायरी में, तो जो कर्मकांड थे वो कांग्रेसियों के थे, तो वो कहाँ है और कहाँ नहीं है वो तो जनता ने बता दिया कि कांग्रेस जो पार्टी है उसको राजस्थान के शासनकाल से टाटा बाय बाय कह दिया। तो अब कहाँ है वो तो वही जाने। अब सरकार कहते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, जो हमारे यहाँ के राजस्थान है वहाँ की, कहते हैं ना कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या हम ये देख पाएंगे कि आपकी सरकार वापस रिपीट होगी? जी, मेरे को पूरी तरह, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि इस बार हम जो ये परंपरा चल पड़ी है उसको तोड़ने वाले हैं भाजपा पूर्ण बहुमत से। अब अगली बार भी आपको राजस्थान में इसे देखने को मिलेगी। आने वाले जो चुनाव हैं वो सरपंचों के हैं, पार्षदों के हैं, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे युवा हैं वो उसमें भाग लेंगे, ठीक है। आपकी तरफ से ऐसा कोई संदेश जो वहाँ तक पहुँचे और उन्हें ये लगे कि हाँ, हम कुछ इस यहाँ से, यदि हम छोटा चुनाव बोल सकते हैं उसे, एक गांव का चुनाव है, बड़ा चुनाव नहीं है, मगर एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही इंसान वहाँ से निकलते और एक बड़े पद तक पहुँचता है, तो आप उन्हें क्या खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गरीब, किसान और युवा और महिला की पार्टी है।
और उनको ही प्रथम मान करके हम सारे काम करते हैं, सारी योजनाएं लाते हैं। तो आप सब भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका साथ दें और इस तरह का जो समाज सेवा का देश के लिए जो एक कहते हैं ना एक राष्ट्र का जो विषय है उसमें हमारा भरपूर सहयोग करें। जो धर्म की राजनीति है या जो जातिवादी राजनीति है, क्योंकि हम यही देखते आ रहे थे, एक जाति का बंदा खड़ा होता था और उस जाति से, उस एरिया में जिस जाति के सबसे ज़्यादा लोग होते थे वो जीत जाया करता था। तो अभी इसमें सुधार आया है। क्या आपको लगता है कि आपका जो भाजपा का जो संगठन है वो क्या इसमें सुधार किया है, ऐसे लोगों की जो सोच थी उसे बदला है? जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं भी मानती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि जो हमारा सबसे पहला धर्म है वो है राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र धर्म को सेवा मानकर हम काम करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं जहाँ उनको चुनाव लड़ाया गया। बहुत सारी विधानसभाएं भी ऐसी है जहाँ उस व्यक्ति विशेष की जो जाति है वो बहुत ही नगण्य होती है, बहुत कम वोट होते हैं, फिर भी वो चुन के आते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के एग्जाम्पल या उदाहरण जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र धर्म को प्रथम मानकर ही कार्य करना चाहिए। तो आप देखते रहिए पीएम टीवी इंडिया न्यूज़। मेरा नाम हेमेंद्र है और मेरे साथ कैमरामैन दिनेश और सुमित्रा बोरा जी हैं। और आप सब मिलकर एक ही चीज़ कीजिए कि राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र ही हमारा जो है सर्वप्रथम रहना चाहिए और हमारी जो भारत माता है उनके लिए हम सब मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। थैंक यू। MTV।